गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने देखिए पिछले वीडियो में आपको बाल विकास के बारे में पढ़ाया था। बाल विकास के अर्थ क्या होते हैं, बाल विकास हमारे विषय में रखा क्यों गया, ये बाल विकास एक ऐसी विषय क्यों बनाया गया जिससे कि इसका जीवन में, दैनिक जीवन में विशेष महत्व को बताया गया। उसी प्रकार हम अब बाल विकास के विकासात्मक प्रक्रिया के स्तर और आयाम के बारे में आज पढ़ेंगे। हम आयाम और स्तर के बारे में समझेंगे, किस स्तर पर और किस आयाम में बच्चे का विकास जो है होता है, कहाँ से यह विकास शुरू होता है और कहाँ अंत होता है, कहाँ से यह प्रक्रिया शुरू होती है और यह प्रक्रिया क्या, विकास की प्रक्रिया जो है ख़त्म होती है, ये भी हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, विकास जो एक प्रक्रिया है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह वृद्धि तो एक समय के पर जाकर रुक जाती है, एक निश्चित समय होता है उसका, लेकिन विकास की कोई निश्चित समय नहीं होता है, यह निरंतर चलती रहती है। विकास हम चाहे जिस अवस्था में होते हों, हम जिस परिस्थिति में होते हैं, वहाँ कहीं न कहीं हमारा विकास चलता रहता है, विकास रुकता नहीं है, विकास की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। तो हम देखेंगे बालक का विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बालक का जो विकास होता है वह विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इन्हीं विभिन्न अवस्थाओं में बालक का स्व व्यक्तित्व अनेक प्रकार से क्या होती हैं, विकसित होती हैं। उसके द्वारा उस प्रक्रिया के स्वरूप को अब पूर्व शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक जो है, इन सब का एक जो तत्व है, उसी तत्व में ये संकलित है, एक साथ जुड़े हुए हैं। बताया ना, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक तत्वों का एक संकलन है ये विकासात्मक प्रक्रिया, जिनके इस प्रकार से विकास की प्रक्रिया बालक का जो है शैशव काल से लेकर जो है किशोरावस्था के समापन तक में ये जो है इनके विभिन्न जो है निम्नलिखित विकासात्मक स्तर के और चरणों के बारे में बातों को बताया गया है। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे शारीरिक विकास के बारे में। 4 रूप से आयाम बताए गए हैं विकास के। 4 रूप से कौन कौन से आयाम हैं? पहला है शारीरिक विकास, शारीरिक विकास है। दूसरा हमारा मानसिक विकास है। तीसरा हमारा संवेगात्मक है। संवेगात्मक विकास है। और चौथा हमारा भाषा का विकास है। भाषा का विकास। तो ये इन्हीं 4 आयाम हैं। इन्हीं 4 आयामों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे कि यह शारीरिक विकास कहाँ से प्रारंभ होता है और ये विकास कहाँ पर जाकर इसकी वृद्धि रुकती है। इसके बारे में जो है हम बात करेंगे। इसके भार लंबाई के बारे में बात करेंगे। इसका भार क्या होती है, लंबाई क्या होती है, ये कहाँ से प्रारंभ होता है, इसके मस्तिष्क का भार क्या होता है, इस शारीरिक
हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास में कितने परिवर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम शारीरिक विकास के माध्यम से जो है आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो शारीरिक विकास में यह जान लीजिए कि मानव जीवन का प्रारंभ उसकी पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही प्रतिष्ठित हो जाती है, होने लगता है। वर्तमान समय में गर्भाधारण की स्थिति से ही मानव जीवन के विकास का जो है जीवन का प्रारंभ माना जाता है। अतः कहा जाता है कि जब से गर्भ में बच्चा प्रवेश करता है तभी से उसके विकास को माना गया है। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिकों ने विकास की प्रक्रिया को जो बताया है वो गर्भधारण से ही बताया है। बच्चा जब से गर्भ में प्रवेश करता है तभी से जो है उसकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि विभिन्न जो है विकास गर्भकाल से ही निश्चित किया जा सकता है या किया गया है। ये भी मानते हैं कि मानव की विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है। तो हम शारीरिक विकास में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास, भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास को पढ़ेंगे। इसको भी 3 चरणों में बांटने हैं भ्रूणावस्था को। पहला है डिंबावस्था। पहला क्या है? डिंबावस्था है, डिंबावस्था। दूसरा है भ्रूणी अवस्था, भ्रूणी अवस्था। और तीसरा हमारा है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था। तो हम इन्हीं शारीरिक भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास की बात में इसको भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। हमने पहले बताया डिंबावस्था है, फिर भ्रूणी अवस्था है और तीसरा हमारा चरण क्या है? भ्रूणावस्था। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिंबावस्था के बारे में पढ़ेंगे। पहले भ्रूणावस्था को जान लेते हैं। शुक्राणु तथा डिंब के सहयोग से गर्भ स्थापित होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं से विकसित होकर गुजरता है। इसमें 3 अवस्थाओं से हमने बताया क्या? पहला डिंबावस्था, भ्रूणी अवस्था और भ्रूणावस्था। सबसे पहले हम डिंबावस्था के बारे में पढ़ेंगे। इस अवस्था में पहले डिंब उत्पन्न होता है। इस समय छोटे अंडे का आकार का विकास होता है तथा उत्पादन का कोष में परिवर्तन होने लगता है। इस अवस्था में अनेक रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसमें कोषों में विभाजन होना प्रारंभ होने लगता है। तो जो डिंब अवस्था है इसमें क्या होता है कि एक छोटे डिंब का उत्पादन होता है। उसमें जो है डिंब, एक छोटा सा डिंब होता है, वो डिंब क्या होता है? अंडे का आकार का होता है और वह धीरे धीरे कोषों में जो है परिवर्तन होने लगता है। तो इन अवस्थाओं को हम क्या बोलेंगे? डिंब अवस्था बोलेंगे। अब भ्रूणी अवस्था के बारे में पढ़ लें। भ्रूणी अवस्था में डिंब का विकास प्राणी के रूप में होने लगता है। इस समय में डिंब की थैली में पानी हो जाता है। मतलब जो एक झिल्लीदार थैली होती है उसमें क्या होता है? पूरा एक तरफ से पानी होता है और उसमें जो डिंब अंडे का आकार होता है वो क्या होता है? उसी में तैरता रहता है और वो ही धीरे धीरे जो अंडे का आकार है वह प्राणी का आकार लेना प्रारंभ कर देता है भ्रूणी अवस्था में। और फिर उसके बाद जो है और उसे पानी की थैली की संज्ञा दी जाती है। यह झिल्ली की प्राणी गर्भावस्था में विकसित होने लगता है, विकसित होने में सहायता प्रदान करता है। जो 2 माह व्यतीत होने पर शरीर का रूप पकड़ लेता है और धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि सिर का विकास शुरू होता है। सबसे पहले जो है
सिर का विकास होगा, ऊपर से नीचे की ओर का विकास होता है। पहले इसमें किसका विकास होता है? सिर का जो है, फिर सिर का निर्माण होगा, नाक का निर्माण होगा, मुंह आदि का बनना प्रारंभ होने लगता है। तो सिर से पैर के ऊपर का विकास शुरू हो जाता है। तो इसमें सिर का विकास होगा पहले, फिर इसके बाद मुंह का होगा, आँख नाक सबका विकास इस अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में हो जाता है। अब भ्रूणावस्था में क्या होता है कि गर्भावस्था में द्वितीय माह से लेकर जन्म तक की अवस्था को भ्रूणावस्था कहा जाता है। इसमें भ्रूणावस्था कब से कहा जाता है? द्वितीय माह से लेकर जन्म तक के बच्चों को हम भ्रूणावस्था का संज्ञा देते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है तृतीय चंद्रमाह के अंत तक में इसकी लंबाई ओसों की भारी तरह, मतलब कि धीरे धीरे इसकी लंबाई और भार में वृद्धि होने लगती है। तो इस अवस्था में 9 माह तक, मतलब 9 माह 280 दिन में पूर्ण विकसित हो जाता है। उसके बाद जब यह गर्भ से बाहर आता है तो उसको हम शैशवा काल कहते हैं। पहले 28 दिन बच्चा नवजात शिशु का नाम दिया जाता है। 28 दिन तक बच्चा क्या रहता है? नवजात शिशु रहता है। उसके बाद शैशव काल, वहीं से मतलब शैशव काल प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि शैशव काल में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था में शारीरिक विकास शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, ये इसके अवस्था में हम ये देखेंगे कि इसके शरीर का विकास में बालक का शैशव काल जन्म से लेके 6 वर्ष तक माना जाता है। इसका जो काल होता है कितना होता है? 0 से लेकर 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक माना जाता है। वर्ष तक माना जाता है। और इस समय वह अपने माता पिता अन्य संबंधियों पर पूर्ण रूप से एक साथ, मतलब पूर्ण रूप से क्या होते हैं, शैशव काल में जब बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो वो मतलब 1 वर्ष तक में बच्चा क्या होता है कि पूर्ण रूप से माता पिता पर बिल्कुल निर्भर होता है, सगे संबंधियों पर निर्भर होता है। क्योंकि वह शैशवावस्था में जब उसका जन्म होता है तो उस समय तो उसके लिए संसार बिल्कुल वीराना सा रहता है। उसके लिए सिर्फ उसकी माँ ही सब कुछ होती है, उनकी संसार होती है। उस माँ के आधार पर वह अपने जीवन को, भावी जीवन को जो है धीरे धीरे आगे सगे संबंधियों के संपर्क में आता है और समाज के बाद परिवेश में आता है। जब यह 6 वर्ष तक लास्ट शैशवावस्था का चरण होता है तब यह उसमें जो है अन्य लोगों के परिवेश या वातावरण में आता है। तो इसमें देखा जाता है कि शारीरिक विकास को बताया गया है। इससे सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में जो प्रभाव होता है वो वंशानुक्रमी एवं वातावरणीय प्रभाव बच्चों पर ज़्यादा असर करता है, उनके शारीरिक विकास पर भी। क्योंकि वंशानुक्रमी प्रभाव शारीरिक विकास पर यह है कि जिस कद के माता पिता होंगे, जैसे उनकी काठी होगी शरीर की, उसी प्रकार बच्चों की भी शारीरिक विकास में उनके जो है प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है।
माँ लंबी हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, माता पिता लंबे मोटे तगड़े हैं तो बच्चे भी होंगे। अगर वहीं माता पिता छोटे कद के हैं तो बच्चे भी छोटे कद के होंगे। मतलब ये सारी चीज़ें वंशानुक्रमी पर। और वातावरणीय क्या है, कभी कभी ये होता है कि जिस परिवेश में बच्चा जन्म लेता, अगर वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, और वहाँ का परिवेश, वहाँ के परिवेश से ही वो उसके शारीरिक विकास में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भार एवं लंबाई। देखिए, हम बता दें कि जो बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय 5 से 8 पाउंड भार होता है। और ये 700 काल तक पहुँचते पहुँचते ये 41 पाउंड तक माना जाता है। 20 से 41 पाउंड तक हो जाता है। 20 से 41 पाउंड तक इसका भार हो जाता है। ठीक, लेकिन जन्म के समय बच्चे का जो लंबाई होता है वह 20 इंच होता है। 20 इंच होता है लंबाई। अब हम बात करेंगे हड्डियों की संख्या। शैशवकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शैशवा काल में जो हड्डियों की संख्या होती है, देखिए जन्म के समय शिशु की हड्डियां मुलायम और लचीली होती हैं। होता है बिल्कुल, घर में आप देख लीजिए, किसी बच्चे का अगर जन्म होता है तो उस समय अगर उसे आप हाथ में लेते हैं तो उसके हाथ कहाँ जा रहे हैं, पैर कहाँ जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल मुलायम और लचीला होता है। तो उस समय जो बच्चों के हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। कितना होती है? 270 संख्या होती है। जन्म के समय बच्चों की हड्डियों की संख्या 270 होती है। यह धीरे धीरे कैल्शियम, फास्फोरस और जो है खनिज पदार्थों युक्त जो है पोषण से मालिश करने पर यह हड्डियां धीरे धीरे सुदृढ़ और मजबूत होने लगती हैं। तो इसमें जो है बच्चों में बालक बालिकाओं की अपेक्षा हड्डियों में तीव्र ढंग से विकास होता है। लड़कियों की हड्डियों की मतलब विकास बड़ी तेजी से होती है। धीरे धीरे अंगों पर नियंत्रण होने लगता है। अब हम सिर की बात करेंगे, सिर एवं मस्तिष्क के भार के बारे में बात करेंगे। शैशवा काल में मस्तिष्क का जो भार होता है जन्म के समय मस्तिष्क का भार जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। और जैसे धीरे धीरे यह बढ़ने लगते हैं तो इसके 2 गुना मस्तिष्क का भार हो जाता है। कुल मिला के 1250 ग्राम का हो जाता है। इसके 2 गुना बढ़ जाते हैं। जैसे हम बाल्यावस्था में प्रवेश करते हैं तो मस्तिष्क का जो भार होता है इसके 2 गुना हो जाता है, तो 1250 ग्राम हो जाता है। और अब उसी समय हम बाल्यावस्था में देखेंगे अन्य अंग का विकास। शिशु के जन्म से 5 और 6वें माह में नीचे की ओर अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। जैसे 6 वर्ष में हमने देखा बच्चा 6वें वर्ष में जब बच्चा पहुंचता है तो उसके जो अस्थायी दांत होते हैं वो भी धीरे धीरे निकलने लगते हैं।
इनके अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। अस्थायी दांत कितने होते हैं शैशवा काल में? अस्थायी स्थायी दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। लेकिन यहाँ जैसे जैसे अंतिम पड़ाव पर पहुँचते हैं शैशवावस्था के, तो धीरे धीरे दांत क्या होते हैं? झड़ने लगते हैं, धीरे धीरे दांत निकलने लगते हैं, टूटने लगते हैं, और अस्थाई वाली दांत जो है बच्चों में आने लगती हैं, और बाल्यावस्था में पूरा पूरा दांत इनका निकल आता है, अस्थाई दांत इनके पूरे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। ये तो शैशवावस्था में था शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में अवस्था में शारीरिक विकास बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कोल एवं मोर्गन ने लिखा है कि विकास की परिवर्तनों का आधार, यदि बालक के शारीरिक विकास नहीं होता तो वह कभी प्रौढ़ नहीं हो सकते। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि अगर यह विकास की प्रक्रिया का नाम न दिया गया होता तो क्या बालक कभी प्रौढ़ नहीं हो सकता? क्या वह बालक ही रह सकता था? ऐसा नहीं है। यह नाम जरूर दिया गया है, लेकिन बालक जो है जब जन्म लेता है तो वह कभी भी जो है बच्चा नहीं रहता। यह प्रौढ़ की अवस्था में जरूर वह पहुंचता है, प्रौढ़ की अवस्था तक जाता है। जरूरी नहीं है कि ये विकास मतलब कि इसको इसी का नाम दिया जाए, विकास का ही नाम दिया जाए। अगर जन्म हुआ है तो प्रौढ़ आदमी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक जरूर जाएगा। लेकिन इसका जो विकास का नाम दिया गया है, किन किन माध्यमों से इनका विकास होता है, उस पर उन्होंने अपना जो है विचार व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भार एवं लंबाई। इस अवस्था में बालिकाओं एवं बालकों के भार में उतार चढ़ाव रहता है। नौ या 10 वर्ष की आयु तक बालक भार में अधिक रहते हैं, जबकि इसके पश्चात बालिकाएं शारीरिक भार में अधिक होती जाती हैं। बाल्यावस्था के अंतर का इनका जो है 80 से 95 पाउंड तक हो जाता है। इस अवस्था में इनका जो भार है 80 से 95 पाउंड तक हो जाता है, जिसे जो है 2 से लेकर 3 इंच तक की इनकी जो है लंबाई भी बाल्यावस्था में बढ़ती है। दूसरी चीज ये है, इनमें भार हड्डियों एवं दांत। हमने कहा कि बाल्यावस्था में सभी दांतों की अस्थायित्वता आना प्रारंभ हो जाती है बाल्यावस्था में, और इनका भार जो है अधिक, हमने बताया 80 से 95 पाउंड तक हो जाता है। और इसके बाद इनका स्थायित्व वाला दांत आना प्रारंभ हो जाता है, और साथ ही साथ इनकी हड्डियों की जो संख्या होती है वह 350 हो जाती है बाल्यावस्था में। शैशवावस्था में 270 से 350 हो जाता है। और अन्य अंग जैसे ले लेते हैं, बालक की मांसपेशियों का विकास बहुत धीरे धीरे होता है। हृदय की धड़कन में कमी होती है। चिकित्सकों ने 1 मिनट में 85 बार धड़कने को मापा है। बालक एवं बालिकाओं की शारीरिक बनावट में भी अंतर आना प्रारंभ हो जाता है।
आवाज़ में भी मतलब आवाज़ में भी परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में जैसे प्रवेश करते हैं उनके भार में भी भार, लंबाई, अन्य हड्डियों एवं दांत की संख्या, इन सब में मस्तिष्क की ये सब मतलब पूरा जो है सब में अंतर होना प्रारंभ हो जाता है। तो मैं ये किशोरावस्था में जो है भार और लंबाई, किशोरावस्था में 16-18 वर्ष तक लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा 25 पाउंड तक अधिक हो जाते हैं। लड़के ज़्यादा लंबे होने लगते हैं, उसके उनका भार अधिक होने लगता है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का। और फिर हड्डियों की जो संख्या होती है किशोरावस्था में 18 वर्ष तक पहुँचते पहुँचते पूरा 206 हड्डियों की संख्या हो जाती है। पूर्ण रूप से हड्डी बिल्कुल मजबूत हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है और हड्डियों की पूरी छोटी छोटी हड्डियों की जो संख्या थी वो एक साथ जुड़ जाती हैं, तो कुल मिला के 206 हड्डियों की संख्या हो जाती है। दांत इनके अस्थायी हो जाते हैं, इनके शारीरिक बनावट भी हो जाते हैं, पूर्ण रूप से यह परिपक्व होने लगते हैं किशोरावस्था में। और ये जो है मांसपेशियों में भी मजबूती आने लगती है और इनके जो मस्तिष्क का भार होता है किशोरावस्था में, जो मस्तिष्क का भार होता है पूर्ण रूप से जब मस्तिष्क विकसित हो जाता है तो उसकी जो मस्तिष्क का भार होगा वह पूरा 1400 ग्राम का हो जाता है। ये तो बाल्यावस्था था, किशोरावस्था था। अब हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। क्या पढ़ेंगे? मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने शारीरिक विकास में पढ़ा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसी प्रकार हम मानसिक विकास के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें भी है कि मानसिक विकास में भी ये देखा जाता है कि शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था में बच्चों में जो मानसिक विकास है ये किस प्रकार किस आयामों के आधार किस स्तर पर होता है। तो हम जन्म के समय शिशु असहाय अवस्था में होता है, वह मानसिक क्षमता में भी पूर्ण अविकसित होता है। आयु की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ बालकों की मानसिक योग्यता भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और जैसे कहा जाता है हमारे मस्तिष्क का विकास वंशानुक्रमी प्रभावों एवं रूपांतरण एवं अर्जित प्रभावों के मिश्रण से परिणाम स्वरूप इसका संपूर्ण विकास होता है। किसका? वंशानुक्रमी प्रभाव ज़्यादा होता है। तो शैशवावस्था में हम देखेंगे मानसिक विकास। शैशवावस्था में मानसिक विकास शैशवावस्था में मानसिक विकास शैशवावस्था में बालकों में होने वाले परिवर्तनों को विकास एवं अभिवृद्धि पर निर्भर होना पड़ता है। यह परिवर्तन बहुत ही तीव्र एवं अचानक होते हैं। बच्चों में यह परिवर्तन बड़े तीव्र और अचानक होते हैं और इसके साथ साथ इसमें ये भी देखा जाता है व्यक्तिगत भिन्नता का आभास होता है। जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मस्तिष्क शक्तियों में भी परिवर्तन होता जाता है। जन्म के समय शिशु का होता है असहाय अवस्था में होता है। उसके बाद जन्म के साथ साथ कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन वह क्या करता है? स्वतः करता है। जैसे छींकना, हंसना, बोलना और जो है हिचकी लेना, हाथ को चूसना, ये सारी क्रिया जो है बालक क्या करता है? स्वतः ही करता है। ये सारी क्रियाएं करते हैं तो लगता है कि बच्चे की जो मानसिक विकास है, प्रक्रिया है, वह सही ढंग से विकसित हो रहा है बालकों में। इसके साथ उनका मानसिक विकास ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करता है। वह अपने मानसिक विकास को वस्तु का आधार मानकर विकसित करता है। इसीलिए बालकों को विभिन्न प्रकार के
प्रतिरूप दिए जाते हैं, जिन्हें देखकर बच्चा क्या करता है, खेलता है, हंसता है, पकड़ता है। ये सारी चीज़ें अगर प्रक्रिया ये प्रतिक्रिया बच्चों में होने लगती है तो ये देखने को मिलता है कि बच्चे की मानसिक विकास बिल्कुल अच्छे ढंग से हो रहा है और सही समय पे हो रहा है। आयु और वृद्धि के साथ साथ उसके मानसिक विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो जिस उम्र में, जिस आयु में जो प्रतिक्रिया करनी चाहिए वह बच्चा कर रहा है, तो इससे लगता है कि बालक की मानसिक विकास जो है सही ढंग से हो रहा है। अब हम बढ़ेंगे बाल्यावस्था में भी। ये तो मानसिक विकास हो गया। और शैशवावस्था में दूसरा है बाल्यावस्था में जैसे अब शैशवावस्था में हम आपको बता दें कि बच्चों में 3 ही प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। पहला है क्रोध, हंसना, रोना और प्रेम, क्रोध और रोना। ये 3 ही प्रकार के संवेग पाए जाते हैं बच्चों में। बाल्यावस्था में मानसिक विकास देखिए बाल्यावस्था में क्या है कि बालकों में बाल्यावस्था में मानसिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इस समय बालक की सहज प्रवृत्तियाँ और एवं मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, सीखने की सहयोग प्रदान करती हैं, जिसके कारण जिज्ञासा शांत होती है। जैसे हो जाता है ना कि बच्चा कुछ, अगर बाल्यावस्था में बच्चे जब प्रवेश करते हैं तो उस समय क्या होता है कि बच्चों में बहुत जिज्ञासु टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जो भी वस्तु देखते हैं उसके बारे में पूरी जो है जानकारी लेना चाहते। जब तक उनकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया जा सकता, संतुष्ट नहीं किया जाता उन्हें, तब तक वो परेशान रहते हैं, उसके बारे में बार बार जानने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे क्रो ने लिखा है कि बालक लगभग 6 वर्ष का जब हो जाता है तब उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा एवं स्वर व्यंजन में स्पष्टता आने शुरू हो जाती है। स्वर व्यंजनों के माध्यम से वह जो है हर चीज़ों को प्रकट करता है। कहानी जैसे नाटक पसंद करता है, गाना सुनना पसंद करता है, कहानी सुनना पसंद करता है। ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के अंदर होने लगता है। अब किशोरावस्था में मानसिक विकास तीसरा है। किशोरावस्था में मानसिक विकास किशोरावस्था में, देखिए किशोरावस्था में क्या है मानसिक विकास, बुद्धि में स्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, मानसिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक। और चिंतन में स्वाभाविकता आने लगता है, कल्पना शक्ति में तीव्रता होने लगती है। और जो है रुचि एवं विविधता में भी पूरी जो है ये सारी चीज़ें किशोरावस्था में देखने को मिलती है। कहा जाता है लड़कियों के प्रति रुचि रखती हैं, विभिन्नता रखती हैं अलग किशोरियों के प्रति, और जो है किशोरी के प्रति और किशोर के प्रति मतलब अनेक अन्य रुचियों में जो है अपनी सहभागिता दिखाने लगती हैं। ये तो मानसिक विकास था। इसमें ये भी चीज़ें देता है, थोड़ी सी बुद्धि की अवधारणा है, जान लेते हैं। इसमें दिया है कि बुद्धि, देखिए बुद्धि क्या है, जन्मजात है। हम कई बता दें, इनकी परिभाषा जान लीजिए। उडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि एक कार्य करने की विधि है। उडवर्थ ने कहा था बुद्धि एक कार्य करने की क्या है, विधि है। उसी तरह उडर ने कहा है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की एक क्षमता है।
तो कुल मिला के बुद्धि क्या है? जन्मजात योग्यता है, इसको मान लीजिए। उसी में एक हमारे महोदय टर्मन है, बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन। टर्मन ने मानसिक जो है आयु के बदले बुद्धि लब्धि को विधि खोजी और उसका एक सूत्र भी दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने सूत्र दिया था। टर्मन ने सूत्र दिया था। सूत्र था क्या? बुद्धि लब्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। इसी तरह स्टर्न ने भी दिया था, लेकिन जो है 1905 में जब बुद्धि की खोज शुरू हुई तो धीरे धीरे 1912 में जो है एक स्टर्न ने जो है उन्होंने भी सूत्र दिया था। तो सूत्र सिर्फ इतना ही था, ये 100 नहीं रखा गया था, सिर्फ इतना ही सूत्र था, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु। इसी के हिसाब से वो किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि का मापन करते थे, उसका सूत्र के आधार पर उसके मानसिक विकास की क्षमता का जो है मापन करते थे। तो ये टर्मन ने दिया था। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं, यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है, यदि बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों वह 10 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य पूर्ण कर लेता है, सामान्य बालकों का कार्य पूर्ण कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष होगी। अगर इसके सूत्र के आधार पर अगर हम लगाते हैं तो सूत्र वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष ना। पहले हम मानसिक आयु लेंगे, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु 8 इंटू 100 जब करेंगे तो ये 100 भी कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 120। तो बच्चे की मानसिक आयु क्या होगी?
10 वर्ष होगी। मानसिक आयु क्या होगी बच्चों की? बुद्धि लब्धि उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, मापन क्या है? 120 है। सूत्र के आधार पर निकल के, और जो उसका जो मानसिक आयु होगा हम लेंगे, मानसिक आयु वो 10 वर्ष होगा और वास्तविक आयु कितना होगा? 8 वर्ष। तो इससे उसके कार्य करने की जो क्षमता होगी, अगर बालक 120 उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है या काम करने की क्षमता है, तो जो मापन निकल कर आ रहा है ये 120 है, ये क्या होगा? उसका एक वो प्रतिभाशाली मतलब सृजनात्मक बालक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि तेज है, किसी भी कार्य को एक बार में करने में सक्षम है। कि चाहे वह छात्र हो, जैसे होता ना कि कई छात्र एक साथ एक कक्षा में होते हैं, लेकिन उन्हें एक बार सब छात्रों को एक बार पढ़ाने से नहीं समझ में आता, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक बार समझाने से उन्हें समझ में आ जाता है। आगे है आपका संवेगात्मक और भाषा का विकास। देखिए, संवेगात्मक हमने बताया था कि संवेगात्मक विकास जो है यह हमारे मैकडूगल ने महोदय ने संवेग को 14 प्रकार से बताया है। 14 प्रकार के मानव जाति में संवेग पाया जाता है। इसके मूल प्रवृत्ति भी 14 होती हैं। और भाषा का विकास क्या है कि भाषा का विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में जैसे जैसे बालक आयु वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उसके भाषा में परिवर्तन हो जाता है और वह भाषा के माध्यम से कई चीज़ों को व्यक्त कर सकता है, भाषा सही ढंग से बोल पाता है। और जैसे जिस परिवेश में रहता है वहाँ का ही भाषा बच्चा बोल पाता है, ये सीख पाता है। जो हम बच्चों को जैसे ही भाषा सिखाएंगे बच्चा उसी तरह भाषा सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है स्तर और आयाम है बालकों के। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप तो अब ये आपका ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो है व्यक्तित्व भिन्नता के बारे में बताएंगे। फिलहाल आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा, जिससे कि जो मेरी गलती हो मैं उसे फिर से सुधार सकूं। जय हिंद, जय भारत।